सो स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन जो है वो चूज करना है। सेंटेंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा गया है चाइना अमेरिका प्रोड्यूस द मैक्सिमम, चाइना कॉमा अमेरिका प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है एक तरह से, तो हम वहां पे बिलो नहीं लिख सकते ना, बिलो चाइना, चाइना बिलो, उसके नीचे बिलो नहीं आएगा, तो ना ही बिलो होगा ना ही बिलोड होगा, तो ये चीज दोनों आप कैंसिल कर लो। अब बचता है बिसाइड्स और बिसाइड। देखो बिसाइड्स का क्या यूज होता है, जब हम कभी भी कंपेरिजन के केस में यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, तो उस केस में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, लिखा गया है विच सेंटेंस मेक्स मोस्ट सेंस। कौन सा सेंटेंस है जो अच्छा सेंस हमें दे रहा है या प्रॉपर सेंस हमें दे रहा है, वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिखा गया नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट देन। देखो याद रखिएगा, जब भी नो सूनर का कहीं सेंटेंस दिखे तो उसके साथ देन लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों में आपका जो देन लगना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साथ में थोड़ा सा हम सेंटेंस समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट लिखा है तो दोस्तों ट्रेन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। कहीं भी एयरपोर्ट, देखो यहाँ भी एयरपोर्ट है, यहाँ ट्रेन लिखा है, यहाँ भी एयरपोर्ट है, यहाँ ट्रेन लिखा है, यहाँ भी एयरपोर्ट लिखा है और यहाँ ट्रेन लिखा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ट्रेन जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं आती है, ना ही लैंड होती है। तो सिंपल सा है, हमारा पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है द कंपनी इज ट्राइंग अप डैश न्यू टैलेंट। कंपनी जो है वो नया टैलेंट जो है वो ढूंढ रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, द कंपनी इज ट्राइंग टू स्पॉट न्यू टैलेंट। टू स्पॉट होगा, स्पॉटिंग नहीं होगा, बिकॉज ट्राइंग पहले से ही आ चुका है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। टू इसलिए लगेगा, टू लगाना जरूरी होता है क्योंकि जस्ट दोनों वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, टू बीच में रहेगा तो बेटर ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, डी सही होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कंजंक्शन। ठीक है, क्या होता है, दो क्लॉजेस दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए जब भी नॉट ओनली लग जाए तो आपका सीधा सा ऑप्शन बिना कुछ देखे, अगर यहाँ पे बट ऑल्सो नहीं मिल रहा है तो वही वाला ऑप्शन सही होता है। मतलब हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ रहते हैं। नॉट ओनली बीच में कुछ सेंटेंस रहेगा, उसके बाद बट ऑल्सो लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताऊं, लिखा गया ही नॉट ओनली प्लेज द पियानो बट ऑल्सो द वायलिन। ठीक है, तो वो पियानो के साथ साथ वायलिन भी बजाता है। और देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूं ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां पे क्या चीजें हम लिखेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ साथ हमेशा आपका क्या लगेगा, हमेशा नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा ही लगेगा। बट याद रखिए जब भी ये लगते हैं तो ये केवल एक ही इंसान के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ही लिखा गया है, इसी के बारे में ये बातें करते हैं। जब भी ये लगेंगे ये एक ही इंसान के बारे में बात करेंगे। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ही बिलीव्स ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है कि ये जो लोग घुमा घुमा के बात करते हैं ना, वो बातें नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अब इसका जो हमें क्या निकालना है, हमें एंटोनिम निकालना है, यानी विलोम।
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। तो मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी। बाकी जो मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। डाउटफुल का मतलब होता है संदेहपूर्ण। क्या मतलब होता है? संदेहपूर्ण। कैंडिड का मतलब होता है खरा उतरना, या कह सकते हो बहुत तीखा बोलना। तो ऐसा तो है नहीं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। जब आप मिरर का सेक्शन पढ़ोगे ना कभी साइंस के अंदर, तो आपको ओपेक मिलेगा और ट्रांसपेरेंट दोनों वर्ड मिलेंगे आपको। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सी वुड बी टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब क्या होता है अभी हम देख लेते हैं, पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। सी वुड बी टैसीटर्न व्हेन एवर सी मेट द टीचर। अब देखो टैसीटर्न का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, कम बोलना। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब भी वो अपने टीचर से मिलती है, ठीक है, जब भी वो अपने टीचर से मिलती है वो क्या हो जाती है? वो अल्पभाषी हो जाती है, कम बोलने वाली हो जाती है। तो टैसीटर्न का हमें क्या निकालना है? सिनोनिम निकालना है, यानी कम बोलने वाला निकालना है। ठीक है, तो टेर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि कम। संक्षिप्त मतलब थोड़ा, आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा, लिटिल। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो उत्तरदायी, उत्तरदायी मतलब जो रिस्पॉन्स ना कर रहा हो। कॉन्फिडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, टेंस का भी मतलब पता है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब होता है कम बोलने वाला, मतलब वो अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। जब भी वो मिलती होगी अपने टीचर से वो रिस्पॉन्स नहीं करती होगी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, माई फ्रेंड डैश हिज कीज। याद रखिएगा ये सेंटेंस किसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे यूज करेंगे। ही डज नॉट हैव देम विथ हिम नाउ। तो यहां पे प्रेजेंट है। क्या है यहां पे? प्रेजेंट है। ठीक है, और उसने अपनी चाबी खो दी थी। ये प्रेजेंट का परफेक्ट होगा यहां पे। क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, ये यहां पे बेटर ऑप्शन होगा। सो हम लिखेंगे क्या? माई फ्रेंड हैज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा, माई फ्रेंड हैज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो अब यहां पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा? इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब तक आपको ये मीनिंग्स नहीं याद होंगी, आप किसी भी चीज का एंटोनिम एंड सिनोनिम नहीं बता पाओगे। ठीक है, द डॉक्टर सीम्ड इसेंट्रिक का मतलब होता है शंका करना। शंका करना मतलब कि डॉक्टर को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हो, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, एब नॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो। फिर डैपर का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कपटी। कपटी, कपटी का मतलब होता है छल कपट करना, किसी के साथ धोखा करना, इस तरह की चीजें। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब आपको पता है, बुलिश का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो एब नॉर्मल हो जाएगा। मतलब डॉक्टर जो है वो शंका कर रहा है, नॉर्मल नहीं है। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि कपटी तो होने से नहीं रहा, टेम्पर्ड होगा नहीं, बुलिश तो होगा नहीं, तो बचा क्या? एब नॉर्मल बचा। तो 68 का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको एंटोनिम प्रोवाइड करना है किसके लिए? कंटेम्प्लाटिंग के लिए। कॉन्टेम्प्लाटिंग के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है? एंटोनिम प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, माय पेरेंट्स आर कंटेम्प्लाटिंग इमिग्रेशन टू कनाडा। कंटेम्प्लाटिंग का मतलब होता है कि वो जो है ना वो मतलब रोकना, एक तरह से कह सकते हो आप लोग। कंटेम्प्लाटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिजेक्ट करना, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो जाने नहीं देना चाहते हैं, रोक रहे हैं जो पेरेंट्स हैं कनाडा को जाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या होगा? रिजेक्टिंग। बट उसके पहले कंटेमिनेटिंग का मतलब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आगे अगर मिलेगा तो आपके लिए फायदा होगा। तो उसका मतलब होता है दूषित, दूषित होना या दूषित करना। ठीक है, एंड फीलिंग और डिस्कवरिंग का मतलब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन।
द लॉस ड्यू टू द केरला फ्लड्स, मतलब केरल में उस टाइम पे, उसके पहले देखो केरल में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 2018 के लगभग के सेशन में, जुलाई अगस्त के सीजन में ही आई थी, मई जून या जुलाई अगस्त में आई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब उसी की बात की जा रही है, द लॉस ड्यू टू द केरला फ्लड्स इज। तो अब वो जो लॉस है उसके पहले यहाँ पे पैसे की बात की गई, तो उसके पहले लगेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लड इज अराउंड, अराउंड लगेगा, क्योंकि देखो अक्रॉस नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था अक्रॉस कब कब यूज होता है, बीनीथ का भी यूज मैंने लास्ट सेशन में बताया है, आपको अगर देखना है तो जाके वहां पे देखिए। तो यहाँ पे एक फिगर की बात की जा रही है, कुछ एक अराउंड फिगर की बात की जा रही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अराउंड होगा। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं। चूज द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है, द किड्स आर लॉन्गिंग, भैया आर लगा है तो इसका मतलब वो वर्ब में हो जाएगा पहला चीज, लॉन्गिंग है तो ये लॉन्गिंग का लॉन्गिंग ही रहेगा, टू मीट देयर कजिन्स, तो हाँ बिल्कुल ये वही चीज है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स, मैंने आपको बताया था वर होना चाहिए, यहाँ लॉन्ग लिखा है ये गलत, द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स, आर नहीं होगा, द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स वर, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गिंग टू मीट देयर कजिन्स, बट यहां पे देखो यहां मीटिंग लगा है, सो इसलिए ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तीन चीजें उस सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। इसी से अगर मैं क्लॉज की भी डिफिनीशन दूं तो एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी एक छोटे से क्लॉज में भी, परफेक्ट क्लॉज है तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर होता है, तो अगर कभी कभी आपसे क्लॉज भी पूछे तो याद रखिएगा, बट उसका सेंस नहीं होता। देखो सेंटेंस और क्लॉज में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, सेंटेंस और क्लॉज में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। सेंटेंस में क्या होता है, जो डायग्राम है ना ये रहता ही रहता है, बट ये कंप्लीट सेंस देता है हमें, क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, बट क्लॉज जो है ना ये अनकंप्लीट सेंस देता है, मतलब पूरा सेंस आपको नहीं देगा, ये अनकंप्लीट सेंस आपको देगा, तो इसे हम क्लॉज बोलते हैं। क्लियर हो गया, मतलब क्लॉज का भी डायग्राम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये अनकंप्लीट सेंस देगा हमें, मतलब डायग्राम दोनों का सेम है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो कंप्लीट सेंटेंस हमें चूज करना है, तो लिखा गया आइलेस अंडर द सन, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, सूर्य के नीचे दीपक, सूर्य के नीचे दीपक, सूर्य के नीचे दीपक, दीपक का मतलब वो जो दिया होता है हमारे घरों में जो हम दिवाली में जलाते हैं। करप्शन इज अ मेनस, फिर लिखा है वंस इन अ ब्लू मून निथ एंड निन, तो इसमें बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर है देखो करप्शन, यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ भी वर्ब नहीं है, यहाँ भी वर्ब नहीं है, तो करप्शन इज अ मेनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट के लिए चूज अ सुटेबल क्लास टू कंप्लीट द सेंटेंस, क्लास का मतलब मैंने आपको बताया उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लिखा गया द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, वो कैसा हो रहा है, एक ग्लोबल विलेज की तरह हो रहा है। ठीक है, अब अगर हो रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो फिर उस विलेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मिले हमें, या फिर क्या हो उस विलेज के अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिप्शन मिले, तो जब अगेंस्ट में डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें सिंपल से यूज करना पड़ेगा, बट या एट का यूज करते हैं जब भी अगेंस्ट में मिलेगा, क्योंकि देयरफॉर जो है ना वो किसी रीजन को सेटिस्फाई करने के लिए बताया जाता है, और सो जो है ये भी रीजन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बजाय, मतलब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो लेकिन ऑप्शनल हो, तो ऑप्शनल नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया है, कभी भी अगर आप रिपोर्टेड स्पीच या कभी चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इस ग्लोबल विलेज के बारे में अगला सेंटेंस होना चाहिए या इसके अगेंस्ट अगला सेंटेंस होना चाहिए। अगर इसके बारे में है तो वो एंड से जुड़ेगा, ऑप्शनल नहीं हो सकता है, देखो क्योंकि हमने ग्लोबल विलेज के बारे में पहले थोड़ा बताया है, तो ऑप्शनल नहीं आएगा वहां पे।
एंड से जुड़ना चाहिए या बट या एट से जुड़ना चाहिए, ये चीजें आपको बस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सो जो है ये भी रीजन को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर भी रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा, डी, एट देयर आर सम हु ब्रिंग आउट डिविजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं इनको एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल ऑर्डर में हमें इसको सेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था ना कि सबसे पहले आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जो क्लियर हो। देखो एक चीज और मैंने आपको बताया था, जब भी एग्जाम देना दो ऑप्शन की शुरुआत एक तरह से होगी, तो अगर जिसकी शुरुआत एक तरह से है समझ लो आंसर उसी में से है। अब पहला सेम है दूसरा सेम है, इसका मतलब बी वाला रहेगा पहले पे। मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओबीज नाउअडेज। ओबीज का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इसका मतलब होता है फैट या मोटा होना। ओबीज मोटा होना या फैट। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे आजकल क्या हो जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बारे में आप देखोगे यहाँ पे तो अल्टरनेट ए सी मिला है या डी ए मिला है, तो पहले हम ए रखेंगे या डी रखेंगे, चेक कर लेते हैं। नाउ इट सीम्स टू बी स्मार्टफोन, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि बच्चे मोटे हो जा रहे हैं और वो स्मार्टफोन लग रहे हैं। चलो डी वाला देख लेते हैं। सम ईयर्स बैक द कॉज फॉर ओबेसिटी, मतलब मोटापा का जो कारण होता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स वाज द टेलीविजन। कुछ साल पहले जो कारण था मोटापे का वो क्या था, वो था आपका टेलीविजन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घर पे बैठ के टेलीविजन देखते थे। नाउ इट सीम्स टू बी स्मार्टफोन, अब ये क्या हो गया है, स्मार्टफोन हो गया है। ठीक है, दे मैनेज टू स्नैच इट फ्रॉम पेरेंट टू पास देयर टाइम, और वो क्या करते हैं अपने टाइम को पास करने के लिए या स्नैच करने के लिए अपने माता पिता से क्या होते हैं, दूर होते हैं। देन इट स्टार्ट कंट्रोलिंग दीज स्मार्टफोन एडिक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया कि जिस पार्ट में या कह सकते हो जिस टाइप ऑफ सेंटेंस का होगा उसी टाइप ऑफ सेंटेंस का नेगेटिव सेंस में हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो मस्ट लगा है, मेंड का मतलब क्या होता है, ही मस्ट मेंड हिज वे। मेंड का मतलब होता है सुधारना, क्या होता है, सुधार करना, सुधार करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट ही। सिंपल सा आंसर है, ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग कैसे लगते हैं। हर वीडियो में बताने का मतलब है वो लेंदी होता जाएगा, और जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसे लगता है, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत सारे वीडियो में इसको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ गए हैं हम अपने पैराग्राफ के ऊपर। चलिए, तो लिखा गया है, ऑन द आफ्टरनून ऑफ हर 40th बर्थडे। 40th का मतलब हो गया कि उसके 40वें बर्थडे पे I called a friend to wish her well. I asked about her plan for the rest of the day and learned that a celebration had already taken place. In the morning, my friend, her two sisters, and her husband had risen high into Kentucky. Kentucky का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जगह, मतलब एक तरह से कह सकते हो एक आसमान के बारे में बताया जा रहा है। Kentucky sky in a hot air balloon. What was it like? I asked. मैंने उनसे पूछा, ये जो लेखक है वो लिख रहा है, मैंने उनसे पूछा आप क्या पसंद करोगे। ठीक है, Well, I don't know if I can explain. She said. उसने कहा मुझे नहीं पता है, अगर मैं जानती तो मैं आपको बता देती। I was so focused on the moment when it was actually happening. मैं बहुत ज्यादा देख रहा था कि वो लोग जो है ना बैलून में बैठ के जब ऊपर उठेंगे तो उस चीज को मैं देख रहा था। When I learned my friend morning is that sometimes to be in the moment you must surrender to be completely, that is not to say you won't remember it later. So you may forfeit the chance to put the moment into words. And although I could not say exactly what my pal का मतलब होता है friend,
ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर आगे हमसे पूछा जाए तो हमें पता हो। एक्सपीरियंस दैट मॉर्निंग आई हर्ड द थ्रिल एंड एव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रिल एंड एव का मतलब होता है, थ्रिल का मतलब तो आपको पता ही है, एक रोमांचकारी थ्रिलर टाइप का। ठीक है, रोमांचकारी। और क्या होता है? विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्यजनक। तो रोमांच और विस्मय होगा। मैं इसलिए अंडरलाइन करता हूं क्योंकि इन्हीं वर्ड से जो है ना वो क्वेश्चन बन सकते हैं। और विस्मय, ये कुछ अलग अलग वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं। टू ट्रूली बी प्रेजेंट one must live inside the moment and experience it for its own sake. If you live outside the moment, observing and explaining, मतलब क्या होता है? सोचो अगर कोई बैलून ऊपर उठ रहा हो तो उसमें जो अंदर है वो अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, और जो बाहर है वो क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा और एक्सप्लेन करेगा। ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन करता है? यू आर नो लॉन्गर ऑब्जर्विंग and feeling. The moment breaks apart and eventually disappears. Think of the movie. ठीक है, sometimes it is impossible to explain what you have seen. On another level, though one you can not necessarily pinpoint, you know that once you begin dissecting your experience, you take away from it as well. ठीक है, क्वेश्चन है फॉरफिट का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, फॉरफिट का मतलब जो होता है वो है लूज आउट करना, यानी किसी चीज को भूल जाना या कह सकते हो छोड़ देना। तो फॉरफिट का मतलब होता है लूज आउट करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाई कुड नॉट द ऑथर फ्रेंड्स एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपीरियंस ऑन हर बर्थडे? उसने बर्थडे पे जो था उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं लाइन दिखाता हूं, अभी मैं दिखाता हूं क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। लिखा आई वाज सो फोकस्ड ऑन द मोमेंट व्हेन इट वाज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि जो ऑथर है, ऑथर की जो फ्रेंड है, उसने अपने बर्थडे का एक्सपीरियंस क्यों नहीं फोकस किया था या क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? क्योंकि वो क्या थी? वो फोकस थी किसमें? उस मोमेंट में। कौन से मोमेंट में? जब बैलून ऊपर उठ रहा था। ठीक है, द वर्ड डिसेक्ट मीन्स क्या होता है? डिसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की एनालिसिस करना, एनालाइज करना किसी चीज का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसका मतलब होता है एनालाइज करना। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ मूवी समटाइम इट इज, बहुत सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे साफ साफ लास्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा है इन द केस ऑफ अ मूवी। यहाँ पे हमने कहीं से पढ़ा था, मैं अभी बस दिखाता हूं आपको। ठीक है, इन द केस ऑफ मूवी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम एक मूवी के बारे में, हाँ देखो, थिंक ऑफ अ मूवी समटाइम इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव सीन। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव सीन। तो इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन यहां पे है 79 का ए। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो है वो सही है? टू ट्रूली प्रेजेंट वन मस्ट लिव इनसाइड द मोमेंट एंड एक्सपीरियंस इट फॉर हिज और हर ओन सेक। देख लेते हैं, तो हमारा जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है, ट्रूली प्रेजेंट वाला कहाँ सेंटेंस है? हम लोगों ने पढ़ा था ट्रूली, हाँ देखो, टू बी ट्रूली प्रेजेंट वन मस्ट लिव इनसाइड द मोमेंट एंड एक्सपीरियंस इट फॉर इट्स ओन सेक। इट्स की जगह पे हिज और हर लगा दिया गया है, हिज और हर लगा दिया, मतलब कोई भी रहे तो वहां पे उस मोमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो ले सकता है। बाकी सब में देखो फॉर अदर्स लिखा है, यहाँ भी देखो अदर्स लिखा है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, ओन सेक लिखा नहीं है। ठीक है, ओन सेक लिखा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। सो मूव टू द 81 क्वेश्चन।